सारे मर्द एक तरफ, सारे औरतें और बच्चे एक तरफ. So I walked up to that major who was very rude to all of us, and I said, "It's my birthday. Can I go and stand with my father?" That's when he understood that he wasn't dealing with army personnel, he was dealing with civilians. So he lifted me in his lap and then he took me to my father. जब आप किसी चीज़ से या किसी हादसे से गुजर रहे होते हैं, सो कुदरत आपको हिम्मत भी दे देती है, अकल भी दे देती है, आपकी समझ बूझ की सलाहियतें भी बढ़ा देती है. एंड वेरी सरप्राइजिंगली ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद दैट टैलेंट टू कोप विद स्ट्रेस. जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपको बहुत पसंद करते थे. हम एक ही लोग हैं, politically बेशक different हो, but at the end of the day we are all one people and we appreciate the same kind of beautiful things that come our way. ढाका के चीफ सेक्रेटरी थे, वो मुझे चेस सिखाते थे. मैंने किसी से निटिंग सीखी, मैंने किसी से ब्रिज खेलना सीखा. वहाँ पे आर्मी के ऑर्डरलीज थे, दे टॉट मी हाउ टू प्ले वॉलीबॉल. हमने खेती बाड़ी करना सीख ली वहाँ पे, हमने पता नहीं क्या क्या सीख लिया. कॉलर था तो क्लोज टू द वॉइस बॉक्स, क्लोज टू द हार्ट. Exactly. And the first point of vision. मेरा ये वाकई मानना है कि पाकिस्तान में अगर कोई पावर कपल है तो इट्स यू एंड हुमा. सारे मेहमान रुखसत हो गए इन दी एंड कि जिनके साथ वो आई थी और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन, सिर्फ ये 4 लोग रह गए. इन इंटरप्टेड कि अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो हम घर चले जाएं इनको लेके. वी वर वेरी एम्बैरेस्ड. तो पहली मुलाकात में हमने मेरे ख्याल में 2 या 2.5 घंटे नॉन स्टॉप एक जगह खड़े होके एक दूसरे से इतनी बातें की कि हमें ये पता भी नहीं चला कि बाकी इन्वायरमेंट में क्या हुआ. माँ बाप वैसे ही हैं जैसे कि कमान होती है और बच्चे तीर हैं जिसको माँ बाप खींच के स्पीड देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, निशाने पे जाते हैं, बट उसको छोड़ देते हैं. तीर के साथ कमान जाता नहीं है आगे, वो अपनी जगह पे रहता है कमान, और तीर आगे जाके जहाँ पे निशाने में लगता है जो करना तो तीर का काम होता है. मैं एक्स CEO फलाना, यानी ये आपकी शनाख्त बन जाती. वी आर नॉट लेटिंग गो. यहाँ तो मेरी इतनी साल की ज़िंदगी है जो ख़त्म हो जाएगी. ये ना आपको खुद नज़र आ रहा है कि यू फिनिशिंग ऑफ. तो किस चीज़ से मोहब्बत करनी, किस चीज़ से दिल लगाना. सही. और उसको जो मैंने चेक दिया उस महीने का, दैट वाज 15 लाख रुपए. वाओ. In 6 months he increased from 15,000 to 15 लाख की पेमेंट. उसको मिसाल बना के मैंने सबको दिखाया कि देखो ये एक पैरालाइज्ड इंसान जब ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो व्हाई कांट यू ऑल. देन एवरीबडी एग्रीड. टुडे आई डोंट हैव एनी वर्कर्स. Hello and welcome to another Candid Conversation. Today my guest is someone who's definitely ruled the fashion scene not just in Pakistan, but his house of fashion has been an ambassador for the country's creative talents. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हार्डली कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास कोई एक पीस उनके हाउस की तरफ से नहीं है और जो उनकी प्राइस पोजेशन नहीं है. लोगों की शादियों से लेके बड़े बड़े अहम दिन तक, जब हो सकता है किसी अहम फंसब के लिए उन्होंने उठाना है ओथ, their choice is definitely something from the house of Amir Adnan. लेकिन उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? Did he always envision himself to be a creative person, designing the best of torsos for everyone in Pakistan and abroad? या फिर उनकी कहानी के कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो इतने सालों में पब्लिक आई में रहने के बावजूद आप और हम उससे नावाकिफ़ हैं. So let's dive into that because आज के मेरे मेहमान is someone I've learned a lot, not just about business, about creative arts, but about life in general. He's a very, very wise man and I see him actually volunteering time for young people to mentor them. IBA के ग्रेजुएट हैं तो कई दफ़ा IBA के बहुत सारे इवेंट्स में मैं इनको देखती हूँ where he guides people not about life decisions but also about finances, about management, about positioning yourself and carving out their personal brand. So the super brand from Pakistan हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीर अदनान. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam, Sidra. Thank you so much for having me here. It's an absolute pleasure and an honor. It's a pleasure to have you here and it goes without saying कि आपसे, हुमा से, and because we've had such a long association, मैंने बहुत कुछ सीखा है. लेकिन मैं आपके बारे में कई ऐसी चीज़ें जानती हूँ, हमारी कॉन्वर्जेशंस के थ्रू हमें पता चला जो शायद पब्लिक को नहीं पता. आज हम वहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे. मुझे बताएं कि when did you decide that the corporate world, the finance world is not for you? Because you'd been a banker, you'd worked in corporate offices, and you took the biggest leap of faith and became a designer. सिद्रा, अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो शायद सबकॉन्शियसली अगर मैं अपनी ज़िंदगी में वापस जाऊं टू माय चाइल्डहुड,
तो मैं शायद कई लोगों के ख्वाब होते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा वो बनूंगा, मेरा कोई सच प्लान नहीं था मैं क्या बनूंगा। बट अगर मैं अपनी चाइल्डहुड को देखूं तो मैं हम ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, एंड आई थिंक माई डिस्टिंक्ट मेमोरीज बिटवीन द एज ऑफ 4 and 6। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी अपने वालिद साहब के लिए। ही हैड मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस एंड ही सेड कि ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे अगर एक पेंटिंग होती तो बहुत अच्छा था। ही डिडंट हैव एनफ मनी टू गो एंड बाय एन आर्ट पीस, सो आई सेड ओके आई विल मेक अ पेंटिंग फॉर हिम। तो मैंने अपनी बहन का जो एक पेंटिंग बॉक्स होता है वो निकाला, टूथब्रश जाके अम्मी का लिया और उसको लेके एक फटा हुआ कार्डबोर्ड जो मुझे सड़क पे से मिला था वो ला के टूथब्रश से मैंने आई मेड अ पेंटिंग एंड इट टर्न्ड आउट टू बी नाइस एंड ही फ्रेम्ड इट ऑन द वॉल। सो दैट वाज समथिंग दैट आई डिड। I remember my sister had a haircut. She's 6 years older than me. पर उनके बाल काट दिए थे अम्मी ने, छोटे करवा दिए थे। शी वाज क्राइंग, शी सेड कि मेरे बाल काट दिए। तो ढाका में जूट होता है बहुत ज़्यादा, तो हमारे घर के पास से कोई जूट की गाड़ी जा रही थी, एंड ड्रॉप्ड अ बेल ऑफ जूट ऑन द रोड। आई सेड बाल। तो आई वेंट डाउन विथ माई मेड एंड आई पिक्ड अप दैट जूट का पीस, एंड एक दूध का टिन आता था, ड्राइड दूध मिलता था वहाँ पे, तो उसको मैंने सर बना के उसके ऊपर आई पुट दैट जूट के फाइबर and I somehow stitched it from the center जैसे कि मांग निकलती है, and I made a wig for my sister. I dyed it black and I gave it to her, and so these are the two things I remember. And my mother, I don't know, she lost somehow her makeup or whatever, so I stole my sister's geometry box. अम्मी के सारे जो दवाओं की बोतलें थी उनके ढकने निकाले और उनकी कोल्ड क्रीम में पेंटिंग बॉक्स से कलर डाल डाल के आई मेड अ होल thing Makeup of palette. makeup palette with Wow. all the shades, and I said, Ammi, look, you've got your makeup kit. So I just had my sister and my mother and my father, so I did one thing for each one of them, which was, I think, creative initiative and definitely entrepreneurial, because उस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो I feel right from the childhood I must have been an entrepreneur who could see things out of nothing. अगर आपके पास एक नीड है या एक चाहत है कुछ करने के लिए, तो आपके पास ना ज़राए ज़रूरी हैं, आपकी बस एक चाहत होनी चाहिए, एंड योर एबिलिटी टू सी थिंग्स अराउंड यू कि किस चीज़ से आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई गो बैक टू इन टाइम। उसके बाद आई थिंक वॉर हो गई थी 1971 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, and all of us were taken as prisoners of war, and we stayed in India in prison camps for 2 years. This is a part nobody knows. And perhaps. How did it affect you? Because हम कहते हैं ना कि आपकी पूरी personality जी। आपकी ज़िंदगी के पहले 8 सालों में shape होती है। जी। तो as a 6-year-old to live for 2 years, 6 साल but से 8 before साल that की I उम्र में। witnessed an entire war 1971 की। मेरे सामने वो मुक्ति बहानी movement, पूरी वो war, I was probably 5.5 or something like that. I lived through an entire war. मेरे सामने air raids हुए, मैंने लोगों को मरते हुए देखा, बैनेट चार्जेस हुए मेरे सामने, मैंने लोगों को कटते हुए, तड़पते हुए, वो जो पूरे वॉर में जो एक फुल ब्लास्टेड वॉर की पूरी तरतीब होती है, आई लिव्ड थ्रू दैट. I lived through bomb blast. I spent nights in trenches and bombs falling in next door neighbor houses, anti-aircraft guns, strapping हो रही है, ऊपर से bullets जा रही हैं, हम गाड़ियों के नीचे लेटे हुए हैं, और my parents were protecting us, me and my sister. तो we've lived through all that. We went and visited houses जिस पे bombs गिरे थे, और उसके बाद उसका क्या हाल होता है. I saw my friend being torn into little pieces. I actually saw his dead body. I was maybe 5.5. So when you go through an event like that, it changes your personality completely. It changes your view to life completely. And so yeah, so I lived through war, pura ek wo, and then we were captured. Not exactly captured, but I remember हमारे घर में one day we woke up and हमारे घर के पीछे Indian Army ने अपने पूरा वो camps लगा लिए थे. They had moved in, and Pakistan had surrendered. Yes. So they walked into our house and they were very polite, and they said कि देखें, Mukti Bhanis are coming over and they're going to kill you all. So we'll offer you safe passage from Pakistan to from east to west Pakistan via India if you're willing to come. So we were given like literally 10 minutes to get into a truck. So all four of us just got up. We didn't have anything. जिस तरह हम बैठे थे उस तरह we just jumped into a truck. We were taken to India. 2 दिन की मुसाफत थी. रास्ते में भी सील्ड अप, लकड़ी से वो बंद किया हुआ था उन्होंने, बिस्किट फिस्किट जो हाथ में थे वो थे, एंड बाहर से लोग अटैक कर रहे थे कि इनको निकालो, हमने इनको मारना है, काटना है, व्हाटएवर. सेफ कस्टडी से खैर हम इंडिया पहुंच गए. व्हेन वी रीच्ड इंडिया, दे स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, एंड वहाँ पे हमें ऑफलोड कर दिया.
This was 23rd January 1971, I think, and which was my birthday. I know that was my 6th birthday. 72 probably. 72 because probably. हाँ, 71 I'm a is little the off, fall तो of 72. Dhaka. हाँ, हाँ जी. sorry. तो वो मेरी बर्थडे 6th बर्थडे थी या 7th बर्थडे थी. तो दे इंडियन आर्मी के कैप्टन्स आए हुए थे, उनके मेजर्स थे, एंड दे weren't expecting civilians to come. They thought कि आर्मी पर्सनल आएंगे और उनको सीधा सीधा वो बैरक्स में लेके जाके they would imprison them. एंड जब ट्रेन का दरवाज़ा खोला, दी वाज लाइक women and children कूद कूद के निकल रहे हैं और रो रहे हैं सब कुछ. तो then they said कि 6 miles की वॉक है, and you have to walk to that place, and they didn't know what to do. So they told everyone कि सारे मर्द एक तरफ, सारे औरतें और बच्चे एक तरफ. So I walked up to that major who was very rude to all of us, and I said, it's my birthday, can I go and stand with my father? That's when he understood that he wasn't dealing with army personnel, he was dealing with civilians. So he lifted me in his lap, and then he took me to my father, and then he arranged for all the cars and trucks and vans to carry us over there. And we were in 3 different prison camps over the next 2 years that I was there. So living in a prison camp with other people, going through some hardships and some interesting adventures, that also changed my life completely. So from age 6, 7 or something, for the next 2 years, I was in a prison camp. And then How in were you 74, we making- reached Lahore. How were you making sense of it all as a 6-year-old child? सिद्रा, इन रेट्रोस्पेक्ट जब आप किसी चीज़ से या किसी हादसे से गुजर रहे होते हैं, सो कुदरत आपको हिम्मत भी दे देती है, अकल भी दे देती है, आपकी समझ बूझ की सलाहियतें भी बढ़ा देती है. एंड वेरी सरप्राइजिंगली ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद दैट टैलेंट टू कोप विद स्ट्रेस, एंड वी डू. खाना नहीं था फिर भी वी मैनेज. जब हम बैरक्स में डाले गए थे तो वी वर गिवन 6 brick spaces per person. So it was me, my mother and my sister, and we were given 6 ईंटों की जगह on bare floor. This was dead cold, and then we had no clothing, nothing, just one pair of outfit that we had. तो मुझे याद है पहले कुछ दिन हम एक दूसरे के साथ कडल करके ठिठरते हुए ज़मीन पे सोते थे. Then somebody bought us some गद्दा या एक चादर या something, वहाँ से शुरू किया. But we survived that. तो जब स्ट्रेस होता है, जब ये चीज़ें आती हैं, तो इंसान सीख लेता है, ही इज़ अ सर्वाइवर. तो उसके थ्रू निकलना, उस वक्त जब आपके पास हालात बुरे होते हैं, समहाउ यू मैनेज. खुदा की तरफ से आपके पास कोई थॉट प्रोसेस आता है या आपको अनएक्सप्लेनेबल एबिलिटीज अल्लाह दे देता है कि दैट यू सेल थ्रू. और रेट्रोस्पेक्ट में तेजी से चेंज आया ना, यकायक एक दिन आप उठे और द वॉर हैड ब्रोकन आउट एंड फुल ब्लोन. फिर एकदम से एक ट्रक में आप एक सफ़र कर रहे हैं, तो एक बच्चे के जहन में उस वक्त क्या था कि हम किधर जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? One doesn't know. At that age, everything is an adventure. अगर आप मेरे माँ बाप से पूछेंगे तो उनको फिक्र होगी कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, हम इनको कपड़े कहाँ से पहनाएंगे, ये बीमार ना हो जाएं. बट मुझे वो फिक्र नहीं थी. मेरे लिए एवरीथिंग was an adventure. And I had my parents to protect me and take care of me. तो वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि कोई है आपके साथ. Even if कोई नहीं भी होता, तो बच्चों को उस एज में डिस्पेयर नहीं होता है. वो समहाउ एडवेंचर के थ्रू सब कुछ ले जाते हैं. हम आज भी देखते हैं फ़लस्तीन की आप फुटेज देख रहे होंगे, वहाँ उसी मलबे के ढेर में बच्चे खेल भी रहे हैं. Exactly. They make their own games. Exactly. अदनान, when you look at that footage, यानी हमने तो कभी जंग को एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारा एक अलग रिएक्शन आ रहा है, दिल दुख रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है. You being having gone through something similar, आप prisoner of war भी रहे, आपने एक एक्टिव वॉर भी देखी, आपका रद्द अमल क्या होता है जब आप ये फुटेज देखते हैं? देखें, इंसानी ऑपरेशन कहीं भी अलाउड तो खैर दूर की बात, जायज़ ही नहीं है, ना होना चाहिए. इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन. बट मेरी पर्सनल एनालिसिस ये है कि इंसान से नफ़रत नहीं करता. ठीक है, उसको कराया जाता है. ये जितनी भी वॉर्स होती हैं, जहाँ भी ऑपरेशन होता है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस या फाइनेंशियल गेन्स या रिसोर्सेज होते हैं जिसको कैप्चर करने के लिए ह्यूमंस आर ऑलवेज इन द वे. एंड इसका जो खमियाजा होता है या इसका जो ब्रंट होता है वो ह्यूमंस बेयर करते हैं. In the case of Palestine, for example, it's very rich in so many things, natural resources. So of course, जो country उस पे काबिज है, उसको हटा के दूसरे लोग अगर कब्जा कर लें तो natural resources उनको मिल जाते हैं. वहाँ से आप ट्रेड चैनल्स निकाल सकते हैं, वहाँ के उनके जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. Similarly, in all countries that you see, तो hatred towards human is created as a ploy
to move into that land, be it Kashmir and India and Pakistan. It's not that we hate Indians and the Indians hate us and we hate Kashmiris. It's like your water works come from Kashmir. तो जो country कश्मीर को कब्जा करेगा सारा पानी का खेल उसके हाथ में होगा. So it's a power struggle. So then hundreds and millions of people have to die as a cause towards it. East Pakistan, West Pakistan, whatever the reasons are political, I'm not a politician, I'm not a historian, so I cannot go into the root cause of these things. But I just feel, be it Ukraine and Russia, be it anywhere in the world, Africa में देख लें, America में देख लें, slaves को देख लें, it's always a power struggle. It's always a struggle of resources. It's all like मैं ज़्यादा तुम ज़्यादा. इंसानों को अगर आप equal उसमें रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब हम इंडिया प्रिजन कैंप में थे तो वहाँ मुझे ये बात समझ आई कि मैं एक छोटा सा बच्चा था. मैं जो उस वक्त ढाका के चीफ सेक्रेटरी थे वो मुझे चेस सिखाते थे. मैंने किसी से निटिंग सीखी, मैंने किसी से ब्रिज खेलना सीखा. वहाँ पे आर्मी के ऑर्डरलीज थे, दे टॉट मी हाउ टू प्ले वॉलीबॉल. हमने खेती बाड़ी करना सीख ली. वहाँ पे हमने पता नहीं क्या क्या सीख लिया. वहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, किसी की कोई एथनिक बैकग्राउंड नहीं था. All of us for one. उसकी एक अपनी इकोसिस्टम उसकी बन गई अपनी एक इकोसिस्टम थी where we all loved each other, we all supported each other. खाने में अगर किसी को एक प्याज मिल जाता तो that was a novelty because आपको हमें दिन के 11 बजे हम सब लाइन में बैठते थे एक स्टील की प्लेट लेके और 11 बजे हमें लाइन पे एक एक चम्मच चावल मिलता था और 3 बजे दाल का एक एक चम्मच उसके ऊपर मिलता था because that is how long it took. There were 900 women and children in one camp and our own men had to cook. So इतना टाइम लगता था ये चीज़ें करने में. तो अगर किसी के पास एक प्याज की एक वो पॉड मिल जाता तो दैट वाज अ नॉवेल्टी. तो रादर देन होल्डिंग इट ऑन, वो इतना पीस करके हम एक दूसरे को बांटते थे. अच्छा ये तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो. एंड आई डिड दैट, आई टुक दैट एंड मैं सबकी प्लेट में एक एक रखते जाता था. तो मुझे नहीं पता था कौन किस बैकग्राउंड से आया है, ना उनके लिए मेरे लिए कोई हेट्रेड थी. एंड वी वर फाइन. जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे जो हमें गार्ड कर रहे होते थे वो हम मेरे लिए टॉयज़ ला के देते थे. एंड वी वर द एनिमी अपेरेंटली. वो हमें फिल्म्स ला के दिखाते थे इंडिया की, हमें टॉयज़ ला के देते थे, हमें चीज़ें देते थे खाने के लिए, अपने त्योहारों पे हमें मिठाइयाँ ला के देते थे. सो इंडिविजुअली देयर वाज नो हेट्रेड. अगर इंसान से नफरत करता तो हर जगह वो नफरत होती. बट अगर आप वो पॉलिटिकल बेस या कोई बाहर की चीज़ें हटा दें उसके पास से तो आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करता. देन वी ऑल बिकम वन. एक बिरादरी बन जाते हैं, एक ब्रदरहुड आ जाती है उसमें. अदनान, उसके बाद आपका देन ईस्ट पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश जाने का इत्तेफाक हुआ. मैं बांग्लादेश गया. in fact 2 of my sisters live there. One is passed away, one is still there. जाना हुआ. मैं कब गया था? आई थिंक 1980 में गया था. ये एक दफ़ा उससे पहले गया था. I miss it a lot. It's a wonderful place. मेरी memories बहुत ज़्यादा attached हैं वहाँ पे as a child. I still have my cousins and a lot of family living there. Yeah, it's a different country, but whether you go to India or I went to Sri Lanka, India and Bangladesh. In close इलाके में ये है. जब मैं उनके साथ जाके बैठता हूँ, बातें करता हूँ, तो when you're in a household, you can't really tell कि कौन किस country से आया है. We all eat the same food, we all speak similar languages, we all have the same preference for हरी मिर्च को नमक में डाल के खा लो दाल के साथ. We all have very, very similar core likings that eliminate boundaries. True. So yes, I have been to Bangladesh twice and it was a wonderful experience. And coming back to your journey as the house of Amir Adnan, जैसे आपने कहा कि पहले तो IB किया, you had that creative streak, but still you completed your MBA. तो going into a corporate life या बैंक में जाना, ये societal pressure था, ये parents की तरफ से pressure था? Not really. I wanted to become. जब मैं वापस आया, I was put into the American school यहाँ पे, कराची American school में, which also harnessed a lot of creative talent or whatever जो education होती थी. Then I wanted to become a doctor. Seeing all the hardships and miseries all my life, तो एक natural tendency थी to do something for humanity. I needed to dedicate my life towards helping others in whatever form. So that was my main thing. In fact, मुझे याद है, ever since I learned how to pray, my biggest dua would be, अल्लाह मुझे दूसरों की भलाई का जरिया बना. So I could become a source for others' happiness, उनकी well-being के लिए in whatever form. I didn't know. तो उस पर डॉक्टर समझ आता था. तो I wanted to be a doctor. अमेरिकन स्कूल जो था वो वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद पाकिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं करता था. तो आई लेफ्ट अमेरिकन स्कूल एंड आई डिड O levels
एंड ओ लेवल्स के बाद मैंने आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एट अमेरिकन स्कूल, स्ट्रेट ए स्टूडेंट. उसके बाद मैंने सिस्टम चेंज किया. आई गॉट 3rd डिवीजन इन ओ लेवल्स. उसके बाद फिर पता चला कि ए लेवल में तो दाखिला ही नहीं मिल रहा है, बहुत बुरे स्कोर्स हैं. देन आई गॉट इनटू इंटरमीडिएट. तो इंटर किया, फर्स्ट ईयर में 45% आए, विच वॉज हॉरेबल. तो ज़ाहिर है मेडिकल कॉलेज में नहीं होता. रिपीट किया, फिर सेकेंड ईयर किया, फिर भी कहीं मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला. सो आई वॉज बेसिकली लॉस्ट. मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई. अब मैं क्या करूँ, डॉक्टर तो बन नहीं सकता. So then I got into SM Science College and I started doing microbiology. Okay. And I said, चलो कहीं से तो कुछ शुरू होगा. तो वहाँ पे one of the teachers, Anita Ghulam Ali, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, she called me over and she said, where have you come from? I think वो पहली मेरी क्लास थी microbiology की, and she made all of us get up and introduce ourselves. And as soon as we all finished, she turned around, picked up the chalk and started writing. मैंने कहा, मैडम, don't you think it's a little rude? You've not told us about yourself. तो आप अपने बारे में भी तो कुछ बताएं ना. I don't know who you are, so please give me an intro of you. And she said, she put the chalk down and she said, okay, I'm sorry, I should. Then she gave a whole intro of herself. And sure enough, जैसी class खत्म हुई, she called me into her office. I said, I'm going to be expelled from this thing. And she said, in my entire career, nobody's ever asked me to do that. And you did. So then she wanted to know कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या. And I told her the whole story. Then she said, okay, now I understand. You've been through so much and nothing scares you now. So normally people are in awe of my सवाल पूछने से भी डरते कैसे हैं ना? पूछता है. तो डरते थे लोग. Just take it, and you stood up. So that just, you were different from others. Then she told me, if you want to do this, then she guided me to get into IBA. So वहाँ से then I got into IBA and I did 4 years of Masters in Business Administration. And while I was doing that also, in my first semester, I ended up doing, सबने internship की, मैंने एक carnival किया बच्चों के लिए. अच्छा. I gathered, I was 19 years old at that time. मैंने कोई 40 लोग इकट्ठे किए, जिसमें से ज़्यादातर सड़क पे जो मांगने वाले बच्चे होते हैं, मैंने उनको गैदर किया था. I took them home. हम एक अपार्टमेंट में रहते थे क्लिफ्टन में. उनको मैं घर लेकर आता था, उनको मैं ट्रेनिंग देता था. फिर मैं लियारी गया, वहाँ से मैंने 20 लोग लिए. फिर कोई 40 लोग फ्रॉम रोड साइड्स मैंने जमा किए, उनको मैंने ट्रेनिंग दी. फिर हमने लाइक पपेट शो किया, हॉरर हाउस किया, बहुत सारी चीज़ें की. इट वॉज अ 3-day मैजिकल कार्निवल दैट केम टू लाइफ एट एन अमेनिटी प्लॉट इन क्लिफ्टन. And I got one of the companies to sponsor it. So that was my first commercial project at IBA, instead of doing At an the age of internship 19. at the age of 19. And you put your heart and soul in it. आपने उसको ऐसे डिज़ाइन किया कि शायद लोग इंटर्नशिप में भी इतनी चीज़ें नहीं सीख पाते. बिल्कुल. I made, in 3 days, I made a net profit of 100,000 rupees, which was unheard of. What did you do with that profit? I bought a earring for my mother, golden earring for 10,000. 10,000 मेरी अगले सेमेस्टर की फीस थी, वो दी. और बाकी 80,000 ताकि जिन्ना हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन को जाके दे दिए थे. So मेरा एक सेमेस्टर का फीस निकल गया था. उसके बाद then I did another fashion show and पता नहीं क्या. So in short, my entire 4 years at IBA, I was forced to do one internship because that was a requirement, जो कि मैंने एक बैंक में की. बाकी हर छुट्टियों में I would pick up one of such projects, either a carnival or an event or a show, and that would be extremely entrepreneurial and would be out of thin air, कि उसका कोई ना वजूद था पहले, ना उस तरह की कोई चीज़ पहले किसी ने की थी. And that all meant gathering people from different walks of life, putting them together under one roof and coming and joining them together with one cause or an idea or something like that. एक तो उसमें ये था, उस वक्त एक ज़माने में औरंगी टाउन जो है, यहाँ पे रिपैट्रिएशन हुई थी और बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान आना प्रेफर किया था, दे वर बीइंग माइग्रेटेड. तो उनको औरंगी में प्लॉट्स सिर्फ दिए हुए थे एंड दे वर सिटिंग अंडर द ओपन स्काई. तो मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी वेयर आई वेंट टू एवरी मॉस्क एंड आई गेव अ स्पीच. आई थिंक आई वाज इवन यंगर देन 19 एंड आई यूज्ड टू कलेक्ट मनी. सो वी कलेक्टेड इनफ मनी ओवर गर्मियों की छुट्टियों में. सो आई कुड गेट 2 truckloads ऑफ अमेनिटीज़, जिसमें चटाइयाँ थी, घर थे, टेंट थे, चूल्हे थे, फूड के सप्लाईज थे. एंड 2 ट्रक भर के we took them to Orangi and we distributed them over there. But this was, I was 16 at that time, or maybe even younger, 15. So that again, whether it was for humanity, whether it was for charity, or whether it was for commercial work, I always loved creating a concept between people and putting them together and getting them to do something. Like, I also see another common thread
that you, because of your own experiences, you understand the plight of a refugee. Yes, I do. जिसको अपने घर से किसी Very भी deeply. वजह की वजह से Very बेघर deeply. होके दूसरी Yes, जगह आना है. Yes, yes. इस दफ़ा फिर हम एक देख रहे हैं repatriation of a lot of Afghan refugees. Yes. Adnan, what is your take on that? Afghan refugees, देखें, we've worked with them also. In fact, my wife does. Huma works with Afghan refugees, and उनके साथ बैठ के हम उनको क्राफ्ट सिखाते हैं, एंड उनके क्राफ्ट को फिर हम मॉडर्नाइज करते हैं. देन वी बाय द क्राफ्ट फ्रॉम देम, एंड देन वी सेल देम थ्रू आवर स्टोर्स. एंड आई जस्ट फील कि I think repatriation is in a way good, because going back to your homeland is always good. Yeah. Being a refugee for so long, खैर वो तो कुछ ज़्यादा ही, कोई 20 साल से हैं, कोई 20 years, 40 साल से हैं, तो उनके तो बच्चे यहाँ पैदा हुए, they've never seen Afghanistan, तो they're practically Pakistanis now. But if they're going back to their country, I'm sure, I don't know how they would react, because this is a different scenario altogether. Pehle you were forced out of your country, and now you're forced back into your country. But I think eventually when you go to your homeland, after the initial shock, that is, at the end of the day, your own place. And they will settle down, they will take ownership of it. And that is where their lives would be. अब इसके बरक्स अगर आप दूसरी जगह देख लें, जैसे कि I know a lot of people जो अमेरिका और कनाडा जाके सेटल हुए, अब जब 40 साल से वहाँ हैं, बच्चे बड़े हो गए, whatever, अब वो पलट के वापस पाकिस्तान आ रहे हैं willfully. उनको किसी ने फोर्स नहीं किया, बच्चे भी वापस आना चाह रहे हैं. तो ये willful repatriation है. I would say कि they ran away from Pakistan as refugees, voluntary refugees. उनको किसी ने फोर्स नहीं किया, जाके asylum कर लिया या जो भी कह दिया कि immigration ले ली. तो ये भी तो एक refugee हुए ना, kind of. आप अपने मुल्क से भाग गए कहीं और रहने के लिए, और जब आपने वहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजार लिए, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं, we need to go back to our country, but अब हमसे नहीं रहा जाता वहाँ पे. तो वो willfully वापस आ गए. तो वापस आके नाउ दे वेरी सेटिस्फाइड. अपने लोग अपने होते हैं, आपकी अपनी बोली, अपने खाने, अपनी ज़मीन, एक अलग ही फीलिंग है उनमें. जी. अदनान, एक आम तासुर ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आपको बहुत पसंद करते थे. इज़ दैट ट्रू? आई सपोज सो. आई सपोज वो मुझसे ज़्यादा शायद मेरे काम को पसंद करते होंगे, बिकॉज initially I did not know him as a person. He was a customer of mine. जब मेरी जमजमा पे एक पहली दुकान होती थी, तो apparently he used to go and buy clothes from there. I did not know him until he became Parvez Musharraf, and he became, you know what, मतलब मेरे अजीज हम वतनों वाली जी, स्पीच वो वाले हो गए. तो उसके बाद एक दिन मुझे फ़ोन आया कि वो इंडिया जा रहे हैं to do this peace talk, his historic visit to India. When he was to meet Vajpayee. When he had gone to meet Vajpayee. So this was a historic thing. And wahan pe he said, I want to wear not my uniform. I want something designed by Amir Adnan. So that was my first interaction with him. Not with him actually, but of somebody directly communicating with him. I said, okay. So he said he wants to wear, what do you suggest he should wear? I think he should wear a sherwani and a white one. And how would you do it, etc. I gave my input in that, and they said, okay, you have so many hours to make it. And I was contacted at, I think, 5 in the evening. And agle din subah 9 baje unki flight thi. Oh. So within like minutes and hours, we put together things. My tailors were picked up by their aircraft. They were flown to Islamabad. वहाँ उनकी measurement हुई, और उसके बाद हमने वहाँ पे, यहाँ पे आया कपड़ा, हमने उनकी बनाई चीज़ें. And I chose Kashmiri embroidery on the collar to show that this was, and it was an ivory off-white fabric जिसमें ये product बना था. It had to be bulletproof, तो उसकी वो measurements के अंदर वो सारा कुछ changes हुआ. So I chose Kashmiri embroidery on the collar to show that this is a matter of dispute between the two of us. But it's also a very beautiful place. So if you look at it from a different point of view, rather than owning it, share it, or do something like that, or appreciate its beauty. So it would shed another light. How symbolic. I mean, and then the collar color tha, white. to close to the voice box, close to the heart. Exactly. So many and different the first layers. point of vision. कि आप जब contact करते हैं, तो your voice comes from there. Very true. कि वो वहाँ से जो point of contact है, तो वो था. And that was the contention. कश्मीर का issue ही होता है जिसपे हमारी हमेशा लड़ाई होती है. So I beautified that, and I especially took Kashmiri take, and I did that hand embroidery on it. And the color of the sherwani was white, off-white, which is symbol of peace. So basically it was a non-verbal gesture from us to show peace towards them, and to beautify or to soften the topic of dispute, which was Kashmir.
and that is what he took. It had hand embroidered buttons and all. तो खैर ये आई थिंक रात को वो वहाँ से वापस आए, पूरी रात ये शेरवानी सिली. नेक्स्ट डे इट वॉज पिक्ड अप, इट वॉज गिवन टू हिम एट द एयरपोर्ट एंड ही वो दैट टू आई थिंक आगरा में पहन के गए थे. जी. So that was it. And then he was received. The summit did not go very well, वो एक अलग बात है. But he was selected as the top 10 best dressed people in the world by Time magazine. And you after put in that. so much thought into the whole So it was just symbolism of it. Well, that was the first thing. So I think what he liked was what he wore. And I did not meet him much later. हाँ. फिर उन्होंने वो शेरवानी बनाई. Then he said कि now I'm going to United Nations to present Pakistan. Get me another outfit. So then we made another dark blue sherwani for him with some work on the collar. That was true Pakistani embroidery. Then he wore that, and when he represented Pakistan at United Nations, वो दो दफा उन्होंने पहनी. So then I went to his house for an interview for one of my magazines, which was called High Magazine. It talked about the high achievers of Pakistan. So we did an interview. That is the first time I ever met him. So it wasn't my personality that he knew. We don't know each other personally that well, but I think he appreciated what I did. He saw the ethos in my work. Probably he appreciated the work from a customer to choosing what he wants to wear and to being appreciated by the world for his attire. I think that is what he valued and appreciated more, and that is what he meant by the soft image of Pakistan, not through a person, not through Amir Adnan as a designer, but the product that I sort of brought forward, and which was a sherwani, which is a true traditional product of Pakistan. Sherwani हमारा एक रिवायती लिबास है, उसको हाईलाइट करना और उसको इस कदर प्रोमिनेंस और इस तवज्जो से बनाना कि उसकी दुनिया की नज़र उस पर पड़े. So I think that is what he... So indeed, that's a soft image that everybody refers to. और मुशर्रफ साहब बड़े मेरे ख्याल में emphasize करते थे on enlightened moderation, on how the path of moderation could be the path of tolerance. लेकिन in the 90s and then again in the early 2000s, thanks to 9/11, हमें बहुत बुरा press मिल रहा था तान. Yet at the same time, we were mysterious. People wanted to know, okay, what is Pakistan all about? और ये पाकिस्तान में अब होने क्या वाला है? आज जब हम देखते हैं कि there were so many missed opportunities, there were so many windows that we completely let go of, where do you think Pakistan stands? I would like to go before the 90s to 70s maybe. That's like when I had just come back from India and we just settled over here. Mid-70s में कहीं पे Time, I was writing a report for school project में. तो टाइम मैगजीन के कवर पे PIA का प्लेन था and it was taking off. It was on the runway and just the front wheels up, and it was Pakistan on the path of takeoff. So Pakistan was taking off on the cover of Time magazine somewhere in the mid-70s. I forget the year. It was either 74, 76, 78, something like that. It was way back in time. So that was my report, and I didn't even know what takeoff meant. So I went into the encyclopedia and I understood that takeoff means कि जब country एक certain economic growth पे आ जाती है, it takes off from third world into first world. तो पाकिस्तान तो mid-70s में first world बनने के लिए take off कर रहा था. What happened to that opportunity? तो आप अगर 90s के बाद की बात कर रही हैं कि अब क्या हुआ, मैं तो I want to go back कि वो 70s के बाद क्या हुआ. वो 70s पे तो हम take off कर रहे थे. And I was so happy कि okay, PI is taking off, I'm taking off, my country is taking off. So I was like maybe 12, 13 years at that time, whatever, मुझे एज भी याद नहीं exactly. तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारा एक सिलसिला बन चुका है कि हर दफ़ा जब हम टेक ऑफ करने जाते हैं फिर बैठ जाते हैं. So it's a country of it's a matter of getting an opportunity, then not taking it, then coming up and then coming down. But the good part is, when I look back, इतने सालों में we've still survived and we still exist. And we still progress. एक फॉर्म में नहीं तो दूसरे फॉर्म में. जहाँ मैं पढ़ता था तो वहाँ पढ़ाते थे कि जी अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है. ठीक है. I still feel after living in Pakistan for so long, having gone through सारी missed opportunities, सारा mishap, no matter what image we have in the world, I still feel Pakistan is the new land of opportunities in the world. It's a virgin country. Everything is possible over here. अगर मुझ जैसा आदमी बग़ैर किसी ज़रायों के, बग़ैर किसी वसाइल के अमीर अदनान फैशन डिज़ाइनर बन सकता है from literally nothing, not coming from a business background, not having anything.
just having a wish to do something and putting in dedication and sincerity, this could only happen in America. When जब मैं अमेरिकन स्कूल में पढ़ता था in 74, I was taught कि America is the land of opportunities and look how people go and prosper and pilgrims गए उन्होंने सारा कुछ कर दिया. I'm an optimist. मैं negativity नहीं देखता हूँ. सही. मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देखना चाहता हूँ. आप जब भी मुझे कोई चीज़ दिखाएंगी मैं उसमें उसकी भलाई ढूंढूंगा. मैं बोलूँगा इसमें चलो बुराइयाँ तो हर जगह होती हैं, इसमें ये 4 चीज़ें अच्छी, लेट्स फोकस ऑन दैट. अच्छा, आई वांट टू गो बैक टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल दैट यू गॉट. आप अभी स्टोरी बता रहे थे जनरल मुशर्रफ ने कैसे ये इरादा किया कि उन्होंने आपकी डिज़ाइन की हुई शेरवानी पहननी है, लेकिन बॉर्डर के उस पार हमने सुना है कि एक कॉल आपको आई जिसमें कहा गया कि वाजपेयी साहब भी ऐसी ही ख्वाहिश रखते हैं. जी, जब आई थिंक मुशर्रफ साहब की जो मीटिंग थी वाजपेयी साहब के साथ, दैट डिड नॉट वर्क वेरी वेल एंड इट फिनिश्ड अप, वो हो गया था. द डिस्प्यूट अगेन वाज कश्मीर, सो दे डिडंट एग्री ऑन इट एंड ही केम बैक. बट much later, Pakistan invited Mr. Vajpayee and he came to Islamabad for a visit. And I think Mr. Shaukat Aziz was the Prime Minister at that time. So I got a phone call. I was having lunch. दोपहर का 1 बजे था. And he said कि the plane has landed. Shaukat Aziz Saab has gone to meet Mr. Vajpayee. And he asked him, what would you like to take back from Pakistan? And he said, I would like to have a sherwani made from the person who made that Musharraf Saab ki sherwani, that white sherwani. He remembered that. And he said, hame ek waisi sherwani silwa do. So I got a call and I was told, कि get on to the next flight, come here. And so we got on to the next flight and we went all the way to Islamabad. We met Mr. Vajpayee and we ended up making a sherwani for him. So just the fact that one garment जो कि पाकिस्तान की सकाफत को represent करता था, this is what he meant by the soft image. It wasn't me. It was the product of Pakistan that I was promoting with a lot of love and trust in it and putting in my heart and soul. So it adorned a head of the state that went to India and to another country, and it impressed him to the point that when he came to us, he wanted the same adornment. तो एक non-verbally एक रिश्ता तो कायम हो गया ना, कि आपने एक ही चीज़ पसंद की. जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि आप किसी के घर में जाके बैठें कि हमें एक ही चावल पसंद है, एक ही दाल पसंद है, उसी में हरी मिर्च डाल के खाना है, तो हम एक ही लोग हैं. Politically बेशक different हो, but at the end of the day we are all one people and we appreciate the same kind of beautiful things that come. But at the same time you're also very different. I mean, you're very, very different from an average typical Pakistani man. And why do I say that? क्योंकि अक्सर पूरी दुनिया में तो आपको बड़ी मिसालें मिलती हैं पावर कपल्स की, लेकिन मेरा ये वाकई मानना है कि पाकिस्तान में अगर कोई पावर कपल है तो it's you and Huma. Now I want to go back to how did the two of you meet? And you know, क्या आपको जैसे होता है ना अक्सर लोगों के साथ आपका एक नाता होता है, you end up spending the life with them, लेकिन पहली मुलाकात में बिल्कुल नहीं लगता कि भाई ये वो इंसान है. आपकी पहली मुलाकात वहाँ से कैसी थी? It was very strange. I was like about 27, 28, something like that. मैंने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दी थी at Quid Banking. एंड सबके पास होता है कि जब तुम ये कर रहे हो शादी कर लो, होता है. बट आई सेड कि नहीं, आई गेट मैरिड व्हेन आई नीड टू. तो मुझे मेरी बहन के घर पे एक कोई दावत थी जिसमें मुझे केटरर के तौर पे बुलाया गया था कि यू टेक केयर ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स, मेक श्योर द फूड इज सर्व्ड, खाना लगा हुआ हो, टाइम पे सब कुछ हो. आई वाज द मजदूर ओवर देयर. देन उसकी कोई कमेटी थी तो उन्होंने बहुत सारे लोग बुलाए हुए थे. हुमा इंसिडेंटली केम अलोंग टू दैट डिनर विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स. तो वो कहीं कह रही थी कि मैं जा रही हूँ तो तुम भी चलो साथ में. तो वो भी आई हुई थी एंड वी फाउंड ईच अदर एंड वी मेट ईच अदर. तो हमने बातें शुरू कर दी. तो पता चला कि जी वो भी IBA से है, मैं भी IBA से हूँ. वी वर ओनली 2 people ऑफ सिमिलर एजेस एंड बाकी सब हमसे काफ़ी कंसिडरेबली बड़े थे. तो वी वर बोथ फ्रॉम IBA, वी बोथ लाइक पंजाबी फिल्म्स, वी बोथ लाइक हैविंग ढाबे का खाना, वी बोथ लाइक एवरीथिंग. शी वुड स्टार्ट अ सेंटेंस एंड आई कुड कंप्लीट एंड वाइस वर्सा. एंड सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. वी जस्ट केप्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. हमें 2 घंटे हो गए गिराज के नीचे खड़े होकर हम बात करते रहे. दावत कहाँ गई, कब ख़त्म हुई, हमें कुछ नहीं पता चला. सारे मेहमान रुखसत हो गए. इन दी एंड कि जिनके साथ वो आई थी और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन, सिर्फ ये 4 लोग रह गए. एंड इंटरप्टेड कि अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो हम घर चले जाएं इनको लेके. वी वर वेरी एम्बैरेस्ड. तो पहली मुलाकात में हमने मेरे ख्याल में 2 या 2.5 घंटे नॉन स्टॉप एक जगह खड़े होके एक दूसरे से इतनी बातें की कि हमें ये पता भी नहीं चला कि बाकी इन्वायरमेंट में क्या हुआ. उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा कहीं पे इंटरव्यू था for one of the television channels and Huma was working for that television channel incidentally. So she was at that interview.
तो then we met again, then we sat down and talked, we went out for coffee. उसके बाद I think we talked to each other on the phone a couple of times. Then Huma was going to America. उनकी वालदा ने 3-4 उसके रिश्ते लाइन अप किए हुए थे और वो उनको अमेरिका लेके जा रही थी, वो चली गई अमेरिका, तो हम फ़ोन पे बात करते रहे. एंड वहाँ पे somehow she kept refusing all the people कि नहीं मैंने इससे नहीं शादी करनी, इससे नहीं करनी. She comes from a very rather conservative family. तो फिर उसने बोला कि भाई I met this boy in Karachi and he is so and so and I want to go back and get married to him. And बीच में we were talking to each other on the आपको phone. बताया था ये पहले घर वालों को बताया? I think it was all simultaneous. अच्छा. We talked to each other on the phone every night. I proposed to her on the phone. I said, listen, I've never felt this way for anybody else. And I think I'm in love with you and I would love to get married to you. And if you feel the same way, we couldn't stop talking. So, you know, we should do that. So as beautiful as this story is, इस लव स्टोरी में कोई विलन नहीं है. अभी तक तो नहीं है. लेकिन फिर ये रोल कभी कभार बच्चे अदा करते हैं. मुझे ये बताएं कि आम तौर पे बिटवीन पेरेंट्स वन इज़ अ गुड कॉप, द अदर इज़ अ बैड कॉप. तो We take turns. आई थिंक हुमा इज स्ट्रिक्टर देन यू. हम टैग टीम पे करते हैं. अच्छा. जहाँ पे लाइक यू नो बच्चे भी बड़े चालाक हैं, उनको पता है कि ये 4 काम माँ से निकलते हैं, तो वो अच्छी हो जाती है उस वक्त, उसकी बुराइयाँ मुझसे करने लग जाते हैं या मेरी बुराइयाँ उससे करते हैं टू गेट इनटू हर गुड बुक्स. एंड जब मुझसे काम निकालना होता है तो मामा बुरी है, वो ये नहीं करती है, हमारे साथ ये जुल्म किया, तो आई हेल्प देम आउट. बट आई थिंक विथ हुमा एंड माई सेल्फ, आई थिंक वी बीन वेरी ब्लेस्ड to have a wonderful relationship. In fact, we had our 30th wedding anniversary 2 days ago, on the 26th of November was our 30th wedding anniversary. माशाल्लाह. तो कैसे टाइम गुजरा, क्या गुजरा, आई थिंक वी फील लाइक वी वर 2 humans, we were made out of one Twin souls. Beautiful. So we share everything, we live together, we work together, we spend every single minute together. बच्चे we take children as separate humans and as friends. तो हमारे घर में कोई पावर स्ट्रगल as such नहीं है. क्रिएटिव में भी नहीं, यानी अब माशाल्लाह आप भी डिज़ाइनर, हुमा ऑल्सो टुक द नेम, उसका उनका अपना ब्रांड है, अपना एक फ्लेयर है. फ्रॉम क्राफ्ट स्टोरीज टू फंकेशिया, देन वी नाउ हैव अ हाउस ऑफ परीशे. Yes. एंड परीशे इज ऑल्सो पहले अवामी उसने ट्राई किया, वेयर शी हैड योर फुल सपोर्ट. 3 creative heads, how do they work together? My son is there, Shafi, he's equally creative, and my daughter can't wait to get back. Yes. So we will have 5 people. But apart from creativity, we believe in working together and take all family decisions together, and we all have a say in it. And everybody has an equal say. अगर आप ये बोलें कि जी, you know, as a father, I'm going to control them, they have complete liberty to what they want to do. They can come to me for guidance, but that has to be voluntary. I would give an opinion, but then not try and control them. So that is something that we've kept from day one. That is how my parents raised me. उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया. वो डिस्कस ज़रूर करते थे हर बात मुझसे, बट कहते थे कि हमारा काम है तुम्हें शूट आउट करना. मैंने एक बुक पढ़ी थी खलील जिब्रान की, उसमें किसी ने उससे पूछा था, इट्स कॉल्ड द प्रॉफिट. उसमें था कि बच्चों के बारे में और माँ बाप के बारे में आप क्या कहेंगे. तो उसने कहा था कि माँ बाप वैसे ही हैं जैसे कि एक कमान होती है और बच्चे तीर हैं जिसको माँ बाप खींच के स्पीड देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, निशाने पे जाते हैं, बट उसको छोड़ देते हैं. Yes. तीर के साथ कमान जाता नहीं है आगे, वो अपनी जगह पे रहता है कमान, और तीर आगे जाके जहाँ पे निशाने में लगता है जो करना, तो तीर का काम होता है. Why So is letting that go kind of so stuck to me. difficult? But now, why is letting go so difficult? Not just for your children. हमारा पूरा माशरा देखें ना, मैं कितने लोगों को जब इंटरव्यू करती हूँ तो कहते हैं सिद्रा ये ज़रूर बताइएगा मैं एक्स चेयरमैन फलाना, मैं एक्स CEO फलाना, यानी ये आपकी शनाख्त बन जाती. वी आर नॉट लेटिंग गो, वी डोंट रिक्रिएट आवरसेल्व्स. एग्जैक्टली. देखिए, इंसान का काम है आगे जाना, ठीक है. आपको ये इस बात का हमें यकीन अगर है कि हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी ज़िंदगी, हम कहीं से आए हैं कहीं जा रहे हैं, ये एक इट्स जस्ट वन पॉइंट इन आवर लाइव्स. वी डोंट स्टार्ट हियर, वी डोंट एंड हियर, इट्स जस्ट अ प्रोसेस. तो कहीं से तो हम आए हैं ना, वी कांट जस्ट बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग एंड देन फिनिश ऑफ एंड गो डाउन. I believe, and a lot of other people believe, that it's a circular thing. It's part of a bigger circle of life, or whatever you call it. तो अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ तो मेरी इतनी साल की ज़िंदगी है जो ख़त्म हो जाएगी, ना आपको खुद नज़र आ रहा है कि यू फिनिशिंग ऑफ, तो किस चीज़ से मोहब्बत करनी, किस चीज़ से दिल लगाना. सही. आप ट्रेन स्टेशन पे कहीं जाते हैं, आप उतरते हैं, या आप किसी ट्रांजिट फ्लाइट पे जाते हैं,
उतरते हैं, आप ड्यूटी फ्री शॉप पे जाते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं, आप वहाँ की हो तो नहीं जाते ना, आपको बिल्कुल। पता है इतनी देर के बाद आपकी फ़्लाइट आने वाली है, आप चले जाएंगे। सही। और ना जो लोग वहाँ रहते हैं वो उनके होते हैं, वो उनकी भी तबादला होता रहता है, बदलते रहते हैं, चीज़ें हावेवर वहाँ रहती हैं, दुकानें रहती हैं, उसके स्टाफ बदल जाता है, एवरी टाइम यू गो अलग लोग बैठे होंगे उसके पीछे, मगर नाम होगा अलग लोग, वो नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा वहाँ पे। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक टेम्परेरी चीज़ें, कुछ आपकी नीड्स पूरी करने के लिए की गई हैं, बट आप ना वहाँ पे परमानेंटली रहते हैं, इट्स ऑलवेज अ ट्रांजिट थिंग। अगर आप दुनिया को ट्रांजिट समझे तो ना आपका ओहदा इंपॉर्टेंट है, ना आपका घर इंपॉर्टेंट है, ना आपके पैसे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये नहीं है कि आपने कितना हासिल किया या कितना कुछ किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या कैसे किया उसको। आपकी जो भी चीज़ दी गई वो कैसे दी गई, अब आपने किस तरह से उसको हासिल किया, आपने कितना फ़ायदा पहुंचाया लोगों को। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, जंगल में बहुत जानवर होते हैं, ठीक है, सही। शेर भी है, हाथी भी है, खरगोश भी है। खरगोश बोले मैं हाथी बन जाओ, वो हाथी नहीं बन सकता। शेर बोले मैं हिरन बन जाओ, नहीं बन सकता। हर जानवर वही रहेगा जो वो है, मगर वो अपनी ज़ात में कितना खूबसूरत हो सकता है वो आपके बस में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मुझे अल्लाह ने एक छोटा आदमी बनाया तो मैं छोटा ही रहूँगा, मैं 8 फुट का नहीं बन सकता। या अगर मेरी इस्तिताअत में इतना सा काम करना है तो इतना ही है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। मगर जो मेरे ज़ुमरे में अल्लाह ने दिया है या मेरे अहाते में जो चीज़ दी गई है वो मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट आई थिंक लेकिन इज़ अदनान पे इम्पोर्टेंट। जहन में बात आती है, विद दीज वैल्यूज़, विद दीज थॉट्स एंड विद दिस वर्ल्ड व्यू, आपने दुनिया की सबसे विशियस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, जिसके बारे में तसव्वुर ये किया जाता है यहाँ जेलसी है, लेग पुलिंग है, लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते, और ये आज भी लोगों का यही इमेज है मीडिया, शो बिजनेस, फैशन को लेकर। हाउ डिड यू सर्वाइव एंड डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ viciousness, any Honestly, I didn't. negativity? Honestly, I didn't. I You wouldn't didn't? lie. I will हाँ. not lie. I did not. मैंने कभी भी ना विशसनेस फेस की, ना मुझे किसी से लड़ाई हुई मेरी, ना मैंने मीडिया पे रिलाई किया कुछ करने के लिए। Like I said कि if two people came and bought my clothes, they bought my clothes because the product was something that they liked, not because I promoted myself to them. आज भी मेरी प्रमोशन as such नहीं होती है, ना मेरी कोई पीआर है, ना कुछ है, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं इतना बिलीव करता हूँ इस पर। आई जस्ट फील अगर आपका काम अच्छा है तो लोगों को खुद ब खुद दिख जाएगा और उनको उसकी ज़रूरत होगी तो खुद आ जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। देखिए, बट यू अच्छे ऑल्सो बुरे, बिलीव इन री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। आपको Yes. मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है कि आपने हमेशा जिद्दत लाने की, कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश की है। यू स्टार्टेड विद टाइज, ड्रेस शर्ट्स, देन इट केम टू शेरवानीज, द वेडिंग टोर्सोस बिकेम इम्पॉर्टेंट, फंकेशिया ट्राई किया, परीशे को एक लेवल प्लेइंग, यानी शी कुड डू वट एवर शी वॉन्टेड, एंड रिसेंटली आई ऑल्सो सी अ पर्सनल केयर रेंज दैट यू लॉन्च। ये ऐसे हुआ कि बीच में मुझे एक एक्जिमा टाइप कोई चीज़ होगी विच इज़ कॉल्ड सोराइसिस, विच वाज रैशेस से हो जाते हैं। तो आई हैड टू अप्लाई सम क्रीम ऑन माई सेल्फ टू सूट दैट थिंग। इट लास्टेड फॉर 6 months, इट वॉज वेरी पेनफुल। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि पहले होता था कि जी स्किन केयर इज़ अ वुमेन्स डोमेन, कि औरतों को मॉइस्चराइज़र चाहिए, औरतों को स्किन केयर चाहिए, मर्दों को क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही चलते हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि आई गॉट दैट बिकॉज माई स्किन वॉज ओवर ड्राई एंड आई नेवर यूज मॉइस्चराइज़र। तो मेरी स्किन क्रैक करके फट जाती थी, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता था, तो मुझे मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत थी। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड अ मैन्स स्किन इज़ एज सेंसिटिव एंड एज प्रोन टू एक्सटीरियर इन्फेक्शंस एज अ वुमन। तो अपना ख्याल करना भी एन इबादत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक जिस्म दिया है तो वो आपसे पूछेगा, मैंने आपको एक सलाहियत दी, आपको एक प्रॉविस दिया, आपको जिस्म दिया, आपको एक खूबसूरत चीज़ अता की, तो उसका आपने ख्याल किया कि नहीं किया? तो आप अगर उसका ख्याल करेंगे तो यू लिव लॉन्गर, नॉट कि आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, बट यू लीड अ बेटर लाइफ। Yes. तो अगर आपकी ज़िंदगी आप बेहतर तरीके से जिएंगे तो आप दूसरों को ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप खुद खुश हैं तो आप दूसरों को खुशियां बांटेंगे। जिस तरह प्लेन में कहते हैं ना, पहला ऑक्सीजन आप खुद लें, बाद में बच्चे को दें। हालांकि आप बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, सही। बट आप खुद ही नहीं होंगे तो बच्चे को प्यार नहीं कर सकेंगे। Very true. तो सबसे पहले आपकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज़ टू योर ओन सेल्फ। यू नीड टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। So clothing was one part, but we never look at ourselves as humans, as men in Pakistan especially. हम बहुत हमारी मैस्कुलिनिटी बहुत डेलिकेट है। अगर हमने फाउंडेशन तो दूर की बात, अगर आपने मॉइस्चराइज़र लगा दिया तो आप औरत बन गए। आपने इस कलर से उस कलर की कोई चीज़ बनानी तो तौबा, ऑन दैट साइड चले गए। तो ऐसा नहीं है। तो उसी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए या अपनी नीड पूरी करने के लिए आई केम अप विद अ लाइन ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स फॉर मेन।
जिसमें बेसिकली कॉस्मेटिक्स तो नहीं है, आई वुड से कि पर्सनल केयर है, जिसमें आई हैव थिंग्स एनीवेयर फ्रॉम शैम्पूज टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू ओरल केयर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट. एक चारकोल से बना हुआ है, एक पिंक सॉल्ट से बना हुआ है, मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ है. तो बचपन में मुझे याद है जब इंडिया प्रिजन कैंप में थे तो टूथपेस्ट तो होता नहीं था, तो हम कोयले से दांत मलते थे, और जिसमें गम्स ख़राब हो जाते थे तो नमक में कड़वा तेल या उसके सरसों का तेल डाल के उसको मलते थे. तो आई रिमेंबर दोज 2 फार्मूलाज. तो वो हमने यहाँ बनाया. तो टूथपेस्ट हैज़ दैट. फिर एक माउथ वॉश है, माउथ स्प्रे है, 4 किस्म के शैम्पूज़ हैं जिसमें हेयर ग्रोथ होती है, हेयर में वॉल्यूम आता है. एक बालों को नेचुरली काला करता है विच इज़ मेड आउट ऑफ सिकाकाई, ब्लैक टी एंड आंवला. एक बालों को रेड टिंट देता है विच इज़ मेड आउट ऑफ बीट रूट एंड कॉफ़ी एंड समथिंग एल्स लाइक दैट. तो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई केम अक्रॉस व्हेन आई वाज इन इंडिया प्रिजन कैंप इन ढाका, इवन अदरवाइज, बिकॉज आई फील कि ये सारे रॉ मटेरियल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम बनाते हैं. बिल्कुल. इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं ये वेस्ट पे निकलते हैं. उसके बाद उन एक्सट्रैक्ट से एक प्रोडक्ट बना के वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं एट अ वेरी हाई वैल्यू. बट इफ़ वी हैव एक्सेस टू ऑल द रॉ इंग्रेडिएंट्स, why don't we develop our own supply chain and our own I industry? think इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं. I think it's a great initiative, made it flourish like all the other things. And coming to a close of our conversation, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी अदनान कि जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीखते हैं और सबसे बड़ी सीख हमारे अपने बारे में होती है. We become self-aware. हमें जहाँ अपनी पॉजिटिविटी, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स पता हैं, one also discovers in this journey their own weaknesses. Yes. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि your shadow side, your biggest weakness, which you would say कि सिद्रा ये सबसे मुश्किल था overcome करना, and this was the hardest lesson that life has taught me, तो वो क्या होगा? One has to ponder in one's life and see. But अगर आप इंस्टेंटली मुझसे पूछें और मैं एकदम से एक बात बताऊं, तो सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है इंसान की, जो वो होता है टू फॉरगिव अदर्स एंड लेट गो. लाइक यू सेड कि वी डोंट लेट गो. सो लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, और दिल नहीं लगाना चीज़ों से, मोहब्बत नहीं करना चीज़ों से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. एंड स्पेशली एनिमेट चीज़ों से, घर से, दौलत से, शोहरत से, कारोबार से, आपकी गाड़ी से, आपके मलबूसात से, टू फील कि ये चीज़ें मुझे नहीं बनाती हैं. मेरी नीयत और जो मेरा आउटकम है अमाल का, दैट इज़ व्हाट डिटर्मिन्स हु आई एम, नॉट व्हाट आई ओन एंड व्हाट आई पोसेस. सो अपने आप को शिफ्ट करना कि अगर आपके प्रोडक्ट से हट जाएं, आप चीज़ों से, आपकी पोसेशन से आप हट जाएं, तो फिर आपके पास क्या रह जाता है. टू हैव कॉन्फिडेंस इन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर मैं कहीं जाऊं और मैंने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए, या मुझे कोई देख के बोल दे कि जी यू डोंट बिलोंग इन दिस इन्वायरमेंट बिकॉज वी डोंट थिंक यूर अप टू इट, आई डू नॉट टेक दैट टू हार्ट. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये एक बहुत बड़ी हर इंसान की वीकनेस होती है कि अपने आप को कमतर समझना. जब इंसान अपने आप को कमतर समझेगा तो वो कमतरी का शिकार हो जाएगा, वो सेल्फ पिटी में पड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर वो हर वो चीज़ करेगा जो सही गलत है टू ओवरकम दैट. Not to feel pity for yourself is the biggest obstacle in one's life. कि आप अपने आप पे तरस ना खाएं. आप कमतर कहीं से नहीं होते. आपको जो कोई कुछ भी बोल दे, you have to know कि okay, whatever you say, I am going to respect myself. Yes. खुद एतमादी, खुद पे फ़ख्र करना, खुद पे भरोसा करना, अपनी ज़ात पे, और कहना कि जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है, जो मैं खुद अपने आप को फील करता हूँ, वो सही है. That is the right voice. And I don't care what the rest of the world says. And passing that on to the people who grow from you, like your children, like the people who depend on you, like the people who work with you. तो मेरा biggest वो है to, I think, weakness which I've overcome. I don't have that anymore. And this was my biggest weakness. Not to let go of things. अगर मुझे कुछ आता है तो मैं किसी को सिखा दूंगा तो उसको क्या होगा. And we let go of everything, letting go of everything. And इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने की थी. If you have time, I can just take a minute more. About 20 years ago, I wanted to get my own workers जो मेरे लिए काम करते थे. मैं चाहता था कि वो अपनी इंडस्ट्री बनाएं और वो मेरे लिए काम करें. Rather than me hiring them, I wanted them to become entrepreneurs because I was an entrepreneur. तो मैंने अपने सारे workers को, I had something like 630 tailors working for me at one time. I said कि आप मेरे लिए काम करो, आप अपनी फैक्ट्री बनाओ and let me become your buyer. तो they were very scared. They said कि नहीं, आप हमसे काम करना रोक दोगे.
तो बड़ी मुश्किल होती थी मुझे। तो उसमें मेरा एक टेलर होता था जो मेरे लिए ट्राउजर सीता था, उसको स्ट्रोक हो गया while he was working. He became paralyzed. So he stayed at his house for 6 months. He was on our payroll and everything, but वो काम नहीं कर सकता था। तो 6 महीने के बाद वो मेरे पास आया, barely able to walk, and said कि मैं तंग आ गया हूँ घर पे, what can I do for you? I said, okay, तुम आ गए हो तो ये इस्त्री पकड़ो, just ऐसे ऐसे करो, just move your hand. So for 1 week, 10 days, he kept coming. वो बस में बैठता था, आता था, वो करता था, फिर जाता था। ऐसे कि तुमने इतना कर लिया है तो इसका मतलब है तुम में हिम्मत है काम करने की। तुम ये 5 लोग अपने साथ लेके जाओ जो तुम्हारे साथ सीते थे और उनकी मशीनें लेके जाओ और तुम मेरे लिए वेस्ट कोट सी के मुझे दो। तो उसकी तनख्वाह तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 होती थी एट दैट टाइम, एंड ही एग्रीड टू माई टर्म्स। तो वो गया, तो मैंने उसको काम दिया। 6 महीने के बाद 60 लोग उसके पास काम कर रहे थे और उसको जो मैंने चेक दिया उस महीने का, दैट वाज 15 लाख रुपए। Wow. In 6 months, he increased from 15,000 to 15 लाख की पेमेंट। उसको मिसाल बना के मैंने सबको दिखाया कि देखो ये एक पैरालाइज्ड इंसान जब ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो व्हाई कांट यू ऑल? देन एवरीबडी एग्रीड। टुडे आई डोंट हैव एनी वर्कर्स, आई डोंट हैव अ सिंगल मशीन, Wow. आई आउटसोर्स एवरीथिंग। वही मेरे वर्कर्स हैं जो 30 साल से मेरे साथ काम कर रहे थे, बट दे ऑन आज उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके कारोबार हैं, दे ऑल वर्क विद मी। And Then they're that is open to true work for other enablement. also. That is true enablement. यानी That जब is true कहते हैं ना कि enablement. एक लीडर की पहचान इससे नहीं होती कि how many followers you have. In fact, you're known by how many more leaders you create. Exactly. And that is also true for entrepreneurs. That's exactly. So entrepreneur वो होता है जो दूसरों को empower करे, a true entrepreneur. Very तो मेरे लिए अपनी औलाद को empower करना, अपनी बीवी को empower करना, अपने घर के मुलाजमीन को, अपने ऑफिस के मुलाजमीन को empower करना is a biggest thing in my life that I wanted to do. But I think this is a weakness that I had initially. जैसे कि मैं सिखा दूंगा तो मैं क्या करूंगा? और ये हम सब सोचते हैं। तो Yes. overcoming this was my biggest thing, and I turned my weakness into my strength. So this is my objective in life, that अपने पास कुछ मत रखो. You be as empty-handed as possible. That is going to make you as fulfilled. तो जितना आप अपने अंदर से निकाल के बाहर दे दोगे उतना आपके पास और आता है भरने को। तो आई डोंट हैव एनी स्किल्स, आई लिटरली डोंट डू एनीथिंग। मैंने सब कुछ सबको पास किया हुआ है। जस्ट टेल देम, अच्छा ये तुमने कर लिया, अब इसके बाद ये करो, अब इसके बाद ये करो, अच्छा तुम सजेस्ट करो तुम क्या करोगे। देन आई टेक सजेशंस फ्रॉम देम, आई मेक देम लीडर्स, आई मेक देम ओनर्स, आई मेक अदर पीपल एम्पावर्ड ऑफ देयर लाइव्स। And if they need me, I'm there for them. If they don't, I'm very happy to see them grow. The next people come in. So weakness सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मेरे अंदर और हर इंसान के अंदर ये है कि हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते, कि हम चीज़ों पे भरोसा करते हैं कि मेरे पास ये है तो मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास आज औलाद है तो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे पास दौलत है तो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास नाम है, शोहरत है तो मेरी स्ट्रेंथ है। अगर ये सब नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं टू टेस्ट यू, दे नॉट योर्स। It is just something that has come across you to see how you handle them. They were never yours to start with. I think you nailed it. You nailed it when you said कि this is all about having a life in transit. आप यहाँ दिल ना लगाएं, आपको जो कुछ दिया गया है ये एक आजमाइश भी है और ये एक जिम्मेदारी भी है. You basically pass it on to other people, let them enjoy the fruits of it, and that's true enablement and empowerment. जो लोग भी आपको कहें कि जी हमने लोगों से कहा है वो करना चाहें तो करें, but at the same time they want others to be subservient, they want to control them, they're not walking the talk. Adnan, it was a pleasure to talk to you. Pleasure being here, Sidra. Once again, learned so much, and I'm so glad that we did this with so much candor. And I think this is a conversation I'm truly going to cherish for life. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Wonderful being here. और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. Next time we are going to be back with another candid conversation, but do give us your feedback, your comments, and tell us what really touched your heart. Take good care of yourself. Khuda Hafiz.